हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर आते हैं और आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स को डेडिकेट करे गए हैं। ठीक है, तो आज हम आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स को एक एक पढ़ेंगे, आर्टिकल बाय आर्टिकल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं, वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हैं। ठीक है, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से लिए गए हैं। ठीक है, वहाँ से इंस्पायर्ड हैं। और ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जस्टिसिएबल बाय कोर्ट होते हैं, यानी कि अगर गवर्नमेंट लॉ बनाने के लिए फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करती है या फिर फंडामेंटल राइट्स का हनन करती है किसी कानून को बनाने के लिए, तो जो कोई भी पर्सन है वो कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है। ठीक है, और कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए रिट्स जारी करते हैं, जिसके बारे में हम अपने इसी वीडियो में लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जस्टिशिएबल बाय कोर्ट्स हैं। लिमिट ऑन गवर्नमेंट टू मिसयूज इट्स पावर। जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट लगाते हैं ताकि वो अपने पावर्स का मिसयूज ना कर सके। ठीक है, किसी भी कानून को फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हुए ना बनाया जाए, इस पावर को का मिसयूज ना करा जाए, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिया गया है। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट है वो इंश्योर करते हैं फ्रीडम को, स्वतंत्रता को, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। हर एक व्यक्ति की फ्रीडम को, इक्वालिटी को, डिग्निटी को इंश्योर करते हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं B.R. अम्बेडकर साहब, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंस रखते हैं फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 कैटेगरीज हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 6 कैटेगरीज के अंदर फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया गया है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24 तक, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक, कल्चरल राइट एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 से 30 तक, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 तक। अब हम इन सारे राइट्स को आर्टिकल बाय आर्टिकल कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट टू इक्वेलिटी। तो जो राइट टू इक्वेलिटी है, यानी कि सारे इंडिविजुअल जो कि इंडिया के सिटीजन्स है वो इक्वल हैं कानून के सामने। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 4 to 18 के अंदर दिया गया है, यानी कि आर्टिकल 14 to 18 तक इक्वलिटी के लिए हैं। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने सब इंडिविजुअल समान है। ये जो राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये ब्रिटेन और एवी डायसी की थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब ब्रिटेन से लिया गया है, और जो ये एवी डायसी हैं वो भी यही बोलते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए। और क्या है, एक तो ये गारंटी करता है राइट टू इक्वलिटी की कानून के सामने सब लोग समान हैं, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज टू ऑल इंडिविजुअल, यानी कि ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। ये कहता है कि सेम सिचुएशन में इंडिविजुअल को सेम ट्रीट करा जाएगा, और अगर सिचुएशन डिफरेंट है तो डिफरेंटली ट्रीट करा जाएगा। इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। तो चलिए आर्टिकल 14 देखते हैं। आर्टिकल 14 यही कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को, कि किसी भी भेदभाव को प्रोहिबिट करता है, यानी कि रोकता है रिलीजन के बेस पे, अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, रेस के बेस पे, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे, इन सब के बेस पे इंडिया के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो प्रोहिबिट है। ठीक है, एक्सेप्ट कुछ सिचुएशन है, जैसे कि वुमेन के ऊपर सरकार कुछ अलग से कानून बना सकती है उनके वेलफेयर के लिए, चिल्ड्रंस के वेलफेयर के लिए, स्पेशल क्लासेस के लिए, EWS जैसे कि लाया गया था। तो जो वुमेन और चिल्ड्रन का है, उनके ऊपर स्पेशल प्रोविजंस के लिए, वुमेन्स और चिल्ड्रन के स्पेशल प्रोविज़न के लिए आर्टिकल 15
का क्लोज 3 डेडिकेट करा गया है और ये बाद में ऐड करे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। स्पेशल क्लास के लिए आर्टिकल 15 में क्लोज 4 और 5 ऐड करा गया था और EWS के लिए आर्टिकल 15 क्लोज 6 ऐड करा गया था। ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू EWS लाया गया था, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है फॉर ऑल इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए सबको सेम अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, हर किसी को सेम मौका मिलेगा एम्प्लॉयमेंट के लिए, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन है जो कि बाद में ऐड करे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे रेजिडेंसी के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करा जा सकता है। मतलब कई बार होता है ना कि कुछ पोस्ट किसी पर्टिकुलर रेजिडेंसी के बेस पर निकलती है, जैसे कि मान लो हरियाणा का है कुछ, तो हरियाणा के बेस पे हरियाणा के लोग ही उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से। तो ऐसे हो सकता है। आर्टिकल 16 में क्लोज 3 और क्लोज 5 ऐड करा गया था। और स्पेशल क्लास के लिए भी BC SC ST और EWS के लिए आर्टिकल 16 का क्लोज 4 4A 4B और 6 ऐड करा गया था, ठीक है। ये एम्प्लॉयमेंट के अंदर है और ये किसी भी चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इसके अंदर है, ठीक है। आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी के लिए, ठीक है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इस आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट कानून लेके आई थी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में लॉ बनाकर इस आर्टिकल को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 स्टेट शैल नॉट ग्रांट एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन, मतलब जो स्टेट है वो किसी को भी कोई भी टाइटल नहीं देगी एक्सेप्ट बजाय कि मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन के लिए। जैसे हम एकेडमिक डिस्टिंक्शन जैसे हम लगाते हैं ना, PhD, डॉक्टर के लिए हम लगाते हैं डॉक्टर, MS MD, तो इस तरह के डिस्टिंक्शन हम लगा सकते हैं। मिलिट्री में भी मेजर होता है, जैसे ऐसे डिस्टिंक्शन अलाउड है, लेकिन बाकी सारे जैसे पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, ऐसे नाम के आगे हम ये टाइटल नहीं लगा सकते। और नो सिटीजन शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, और कोई भी सिटीजन किसी दूसरे देश से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम के ऊपर। राइट टू फ्रीडम क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 19 से 22 के अंदर दिया गया है। आर्टिकल 19 में सारे जो राइट्स हैं राइट फ्रीडम के लिए दिए गए हैं, ठीक है। ऑल सिटीजन हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपने हर किसी को फ्रीडम है कि वो बोलने और अपने आप को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है हर किसी के पास। और असेंबली बना सकते हैं जो कि पीसफुली और बिना हथियारों के लोग हैं वो असेंबली बना सकते हैं। एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट इंडिया, कहीं भी रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, अपना कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। ये सारी फ्रीडम्स दी गई हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है इन फ्रीडम पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन किस बिहाफ पे लगाएगी? जब देश की सोवरेंटी और इंटीग्रिटी पर अगर कोई खतरा लगेगा गवर्नमेंट को, तो वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है इन फ्रीडम्स पर, ठीक है। जैसे इमरजेंसी कंडीशन में इन फ्रीडम्स को आर्टिकल 19 को वो कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, ठीक है। इमरजेंसी के अंदर आर्टिकल 19 को अप्लाई नहीं कर सकते अगर इमरजेंसी का टाइम है, और अगर आर्टिकल 19 को अगर हम कोर्ट में अपील करेंगे कि हमारे आर्टिकल 19 का हनन हुआ है, तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अब आते हैं आर्टिकल 20 के ऊपर। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 प्रोटेक्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि ऑफेंस के लिए कैसे कन्विक्ट होगा उसके बारे में बताता है आर्टिकल 20। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड इफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट, यानी कि कोई भी पर्सन
किसी ऑफेंस के लिए जब तक कन्विक्ट नहीं माना जाएगा, जब तक उस टाइम पर एट द टाइम ऑफ ऑफेंस कोई लॉ नहीं होगा जो कि उस ऑफेंस उस चीज़ को ऑफेंस ना बनाए। ठीक है, मतलब जब कोई ऑफेंस होता है तो उसके लिए लॉ होना ज़रूरी है उस टाइम पर, तभी उसको पनिश किया जा सकता है। ठीक है, मतलब उस टाइम पर कोई भी लॉ होगा जिसका वॉयलेट करके ऑफेंस करा गया है तो ऑफेंस माना जाएगा, बिना लॉ के ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नो पर्सन शैल बी पनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक से ज़्यादा बार किसी एक ऑफेंस के लिए, यानी कि सेम ऑफेंस के लिए, मान लो आज कोई ऑफेंस हुआ है, उसके लिए उसको पनिशमेंट दे दी गई है, उसी सेम ऑफेंस के लिए बार बार सज़ा नहीं दी जाएगी। मतलब एक जो ऑफेंस है उसके लिए एक बार सज़ा दे दी, दोबारा सज़ा नहीं दे सकते। ठीक है, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कोई भी इंसान को उसके किए गए ऑफेंस के लिए खुद को ही विटनेस बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो खुद के ऑफेंस के लिए खुद विटनेस नहीं बन सकता। आर्टिकल 21, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। किसी को भी उसकी लाइफ, उसकी पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट कि कोई प्रोसीजर हो जो कि लॉ द्वारा स्थापित कोई प्रोसीजर हो। ठीक है, जो आर्टिकल 20 और 21 है उन कैन नॉट बी रिमूव्ड इवन एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। मैंने बताया था ना, आर्टिकल 19 पर गवर्नमेंट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, लेकिन जो आर्टिकल 21 और 20 है वो इमरजेंसी सिचुएशन में भी उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 22 पर। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यानी कि अरेस्ट और डिटेंशन के लिए आर्टिकल 22 के अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं। नो पर्सन शैल बी अरेस्टेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि किसी भी इंसान को केवल जो प्रोसीजर है, जो कि कानून द्वारा जो प्रोसीजर बनाया गया है उसी के अकॉर्डिंग उसको अरेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और जो अरेस्टेड पर्सन है उसको इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा, ये मस्ट है, और उसको बताना पड़ेगा कि किस ग्राउंड पर उसको अरेस्ट किया गया है। ठीक है, जो अरेस्टेड पर्सन है उसको किसी प्रोफेशनल से या प्रैक्टिशनर से, लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करने का, अपने आप को डिफेंड करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड बियॉन्ड 24 आवर्स। कोई भी इंसान को हम 24 आवर्स से ज़्यादा, यानी कि एक दिन से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते। अगर करना है तो पहले मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद हम 24 आवर्स से ज़्यादा डिटेन कर सकते हैं। जो आर्टिकल 21 एंड 22 आर नॉट अवेलेबल टू एनिमी अलायंस ड्यूरिंग वॉर। जो आर्टिकल 21 और 22 है, अगर कोई वॉर चल रही है तो उस कंडीशन में उनको अलाउड नहीं है। जो वॉर एनिमी है उनको आर्टिकल 21 और 22 नहीं दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पढ़ते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में दिए गए हैं। आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर इंडिया के अंदर बैन है। फोर्स लेबर होता है बंधुआ मजदूरी, ठीक है, वो इंडिया के अंदर बैन है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बैन है। और ये जो आर्टिकल 23 है ये सिटीज़न और नॉन सिटीज़न दोनों को मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है कि जो आर्टिकल 23 है वो सिटीजन्स के लिए है या फिर नॉन सिटीजन्स के लिए भी है। तो ये जो आर्टिकल 23 है, यानी कि फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिटीजन्स के लिए भी है, नॉन सिटीजन्स के लिए भी है, ये प्रोहिबिटेड है। ठीक है, आर्टिकल 24 नाउ 24 क्या कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज बिलो 14 ईयर्स, यानी कि 14 ईयर्स से कम के जो बच्चे हैं उनको फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा सकती। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 के अंदर दिए गए हैं। आर्टिकल 25 कहता है एवरी पर्सन हैज़ द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट फ्रीली टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, यानी कि हर एक पर्सन को अपने धर्म को मानने की, उसको प्रैक्टिस करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, और जो स्टेट है वो सोशल वेलफेयर के लिए लॉ बना सकती है। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि धर्म चाहे कुछ भी करे, किसी और को नुकसान पहुंचा दे, ऐसा नहीं हो सकता। स्टेट उस पर लॉ बना सकती है, ठीक है, लेकिन किसी भी पर्सन को अपने धर्म को प्रोफेस करने की, प्रैक्टिस करने की पूरी फ्रीडम है। आर्टिकल 26 ना, आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 फ्रीडम देता है टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। यानी कि जो कोई भी पर्सन है वो अपने धर्म का इंस्टीट्यूशन बना सकता है, ठीक है, एस्टेब्लिश कर सकता है, उसको मेंटेन कर सकता है, उसके मैटर्स को मैनेज कर सकता है, एक्वायर कर सकता है मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि अपने रिलीजन के लिए अगर कोई चाहे तो वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ठीक है। ये फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर। अब चलते हैं आर्टिकल 27 पर। आर्टिकल 27 कहता है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर प्रमोशन मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजन। यानी कि किसी भी पर्सन पर किसी रिलीजन के मेंटेनेंस के लिए, उसके प्रमोशन के लिए टैक्स नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। रिलीजन के लिए कभी भी हमारी गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलाउड नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 28 कहता है कि गवर्नमेंट स्कूल में और गवर्नमेंट स्कूल्स जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं या उनके द्वारा फंड करे जाते हैं, उनमें रिलीजियस टीचिंग अलाउड नहीं है। किसी भी स्टूडेंट को फोर्सफुली रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कराने के लिए नहीं कहा जा सकता, ठीक है। ये हमारा हो गया फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स के ऊपर। एजुकेशनल और कल्चरल राइट आते हैं आर्टिकल 29 to 30 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 29 कहता है माइनॉरिटी हैव द राइट टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देयर लैंग्वेज। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपनी लैंग्वेज को और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का पूरा राइट है, और वो इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करे जा सकते, ठीक है। वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी चला सकते हैं जो कि स्टेट एडेड भी हो सकते हैं। माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट भी फंड दे सकती है इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए, और उनको पूरा राइट है अपने लैंग्वेज को और अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का। आर्टिकल 30 भी माइनॉरिटी के लिए है। माइनॉरिटी और यानी कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कैन सेटअप एंड रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटीज़ भी अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकती हैं अपनी मर्जी से, और स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती इसके अगेंस्ट, ठीक है। अब चलिए आर्टिकल 31 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 31 पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही इंक्लूडेड था, लेकिन बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से आर्टिकल 31 को फंडामेंटल राइट यानी कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर दिया गया और आर्टिकल 300A के अंदर लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। तो जो आर्टिकल 31 है उसको हम फंडामेंटल राइट्स में ना पढ़कर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद से इसको एज अ लीगल राइट आर्टिकल 300A के अंदर पढ़ते हैं। जो आर्टिकल 31 है मेनली उसमें दो पार्ट हैं। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी ऑफ लॉ, मतलब कोई भी पर्सन उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता, और अगर स्टेट को एक्वायर करनी है उसकी प्रॉपर्टी तो उसको प्रॉपर पेमेंट देनी पड़ेगी एज अ कंपनसेशन, ठीक है। अब करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो हमारा आखिरी फंडामेंटल राइट है, जिसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है वो गारंटी देता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो पर्सन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर अपील कर सकता है, ठीक है। ये जो आर्टिकल 32 है वो सिटीजन्स को भी नॉन सिटीजन्स को भी दोनों को अवेलेबल है। अगर कोई पर्सन अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करती है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करती है। मेनली सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट्स इशू करती है। ये जो आर्टिकल 32 है ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट्स जो इशू करा जाता है उसके लिए है, और हाई कोर्ट भी रिट्स इशू करती है, उसके लिए आर्टिकल 226 है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम रिट्स देख लेते हैं कौन कौन सी रिट्स होती हैं। 5 तरह की रिट्स होती हैं। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कुओ वारंटो, सर्डियोरी,
ठीक है। हेबियस कॉर्प्स, कॉर्प्स होता है बॉडी, यानी कि बॉडी को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना। टू प्रोड्यूस अ पर्सन बिफोर द कोर्ट, किसी भी पर्सन को कोर्ट में आने के लिए ऑर्डर देना, ठीक है। मैंडेमस, मैंडेमस होता है कमांड। टू कमांड अ पब्लिक अथॉरिटी, किसी पब्लिक अथॉरिटी को कमांड करना, ऑर्डर देना उसकी ड्यूटी परफॉर्म कराने के लिए, ठीक है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब है स्टॉप करना। टू स्टॉप अ लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिसडिक्शन, अगर लोअर कोर्ट अपने जुरिसडिक्शन के बाहर कोई डिसीजन देता है तो उसको स्टॉप करना, सुप्रीम कोर्ट उसको स्टॉप करने के लिए प्रोहिबिशन जारी करता है, ठीक है। कुओ वोरेंटो, कुओ वोरेंटो यानी कि क्वेश्चन करना, कुओ से आप याद रख सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। टू क्वेश्चन द लीगल अथॉरिटी, किसी लीगल अथॉरिटी को क्वेश्चन करना ऑफ अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस, एक पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने के लिए उस अथॉरिटी को क्वेश्चन करना कि भाई आपका क्या अधिकार है ये ऑफिस को होल्ड करने के लिए, ऐसे, ठीक है। सर्टियोरी, सर्टियोरी टू क्वैश द ऑर्डर, यानी कि किसी केस में लोअर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है जबकि उसका जुरिसडिक्शन भी नहीं है उस ऑर्डर के लिए या उस ऑफेंस के लिए या उस चीज़ के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऑर्डर को, दिए हुए ऑर्डर को कैंसिल कर देता है, ठीक है। टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ अ लोअर कोर्ट अथॉरिटी, ये जो सर्टियोरी है ये ऑर्डर देने के बाद यानी कि डिसीजन देने के बाद जारी किया जाता है, और जो प्रोहिबिशन है ये डिसीजन से पहले जारी किया जाता है। ये दोनों चीज़ें एक ही, लेकिन ये ऑर्डर देने के बाद यानी कि डिसीजन आने के बाद सर्टियोरी जारी करी जाती है, और अगर डिसीजन नहीं आया है तो प्रोहिबिशन जारी किया जाता है। तो आज हमने आर्टिकल 12 to 35 पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अब नई वीडियो के साथ जिसमें हम DPSPs यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।